प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ABST पेपर फेस्ट विषय के इनकम फ्रॉम सैलरीज टॉपिक के अंतर्गत करमुक्त अनुलाभ यानी टैक्स फ्री परक्यूजिट्स बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करेंगे अनुलाभ। नंबर 2, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करेंगे अनुलाभ। और नंबर 3, सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ, अर्थात साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। आज के वीडियो में हम उन अनुलाभों की चर्चा करने जा रहे हैं जो साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त माने जाते हैं। इस श्रेणी में पहला अनुलाभ आता है चिकित्सा सुविधा यानी मेडिकल फैसिलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है और इसकी करमुक्ति का प्रावधान यानी प्रोविजन इस प्रकार से है। नंबर 1 है कि नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में कर्मचारी स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए प्रदान की गई निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त मानी जाती है। नंबर 2 है चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण यानी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। इनकी करमुक्ति का प्रावधान इस प्रकार से है। 2 परिस्थितियाँ होती हैं इसमें। नंबर 1 है सरकारी अस्पताल से संबंधित चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है। नंबर 2 है अनुमोदित अस्पताल आयकर आयुक्त द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल से संबंधित चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति जो कर्मचारी स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित हो सकती है, उसे भी पूर्णतया करमुक्त माना जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त माना जाता है। तीसरा इसमें आता है कर्मचारी के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान। प्रिय विद्यार्थियों, यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है तो ऐसा प्रीमियम भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। एक आता है इसमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। आयकर अधिनियम की धारा D से संबंधित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित हो सकता है, उस प्रीमियम का भुगतान भी यदि नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो ऐसे प्रीमियम के भुगतान की राशि को भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। इसी श्रेणी में आगे आता है विदेश से संबंधित चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्यतया ऐसी धारणा है कि विदेशों में चिकित्सा सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर स्थिति में पाई जाती हैं। इसलिए यदि कर्मचारी विदेश में अपना स्वयं का या अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने के लिए जाता है और उसके संबंध में विभिन्न जो व्यय होते हैं उनका नियोक्ता पुनर्भरण करता है तो ऐसे पुनर्भरण की राशि को भी पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। इसमें ये राशियाँ आती हैं। नंबर 1 है चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति। मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित चिकित्सा व्यय जो विदेश में किए गए हैं वो यदि नियोक्ता उसका पुनर्भरण करता है, रिइंबर्समेंट करता है तो उसको भी पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। एक विदेश जब जाते हैं तो यात्रा और वहाँ ठहरने संबंधी व्ययों
की प्रतिपूर्ति भी करने का प्रावधान है। तो कर्मचारी तथा उसका परिवार का कोई सदस्य जो पेशेंट है यानी रोगी है, उसके यात्रा व्यय तथा वहाँ विदेश में ठहरने से संबंधित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को भी पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। तीसरा राशि इसमें रखा गया है कि रोगी के साथ में एक अटेंडेंट भी जाएगा। यदि एक से अधिक अटेंडेंट जाता है तो कर मुक्त का लाभ केवल एक अटेंडेंट यानी सहायक का ही मिलता है। एक से अधिक का पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। तो एक रोगी के लिए यात्रा और ठहरने संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति को भी पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। लेकिन इसके लिए आगे प्रावधान में एक शर्त लगाई गई है कि चिकित्सा के संबंध में विदेश में जो जाने का कार्यक्रम बनता है तो उसमें यात्रा व्यय और ठहरने संबंधी व्यय है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई अनुमति तक ही कर मुक्त होता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त ये लगाई गई है कि यात्रा व्यय बिना जुड़े यदि कर्मचारी गत वर्ष में सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हो तो ही यात्रा व्यय और ठहरने की सुविधा को कर मुक्त माना जाता है। नंबर 2 आता है इसमें रिफ्रेशर कोर्स व प्रशिक्षण आदि की सुविधा, रिफ्रेशर कोर्स एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये विद्यार्थियों, कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर सके और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहे, इसके लिए नियोक्ता कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स व प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था करता है। और चूँकि इसका लाभ नियोक्ता को प्राप्त होता है, इसलिए इनसे संबंधित जो व्यय किया गया है उसको भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें टेलीफोन व मोबाइल की सुविधा। टेलीफोन व मोबाइल की सुविधा निजी उपयोग के लिए हो चाहे कार्यालय उपयोग के लिए हो, दोनों स्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इस श्रेणी में कर्मचारी के दुर्घटना बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा जो गत वर्ष भुगतान किया जाता है उसको भी पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता के रूप में देय जो राशि है प्रीमियम की उसको भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक मनोरंजन की सुविधा। ये सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है। इस श्रेणी में नेक्स्ट आता है कर्मचारी स्वयं या उसके बच्चों के लिए यदि कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो उसको भी धारा 16 के अंतर्गत पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्यूटर्स व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं व कार को छोड़कर अन्य चल संपत्ति का यदि नियोक्ता 10 वर्ष उपयोग करने के पश्चात आफ्टर 10 ईयर्स 10 वर्ष उपयोग करने के पश्चात बिना मूल्य यानी मुफ्त में कर्मचारी को हस्तांतरण करता है तो उसको भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से यदि किसी कर का भुगतान किया जाता है तो इस राशि को भी यानी इस सुविधा को भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। इस श्रेणी में नेक्स्ट अनुलाभ आता है जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त माना जाता है कि घर से कार्यालय आने जाने हेतु वाहन की सुविधा यदि मुफ्त में प्रदान की गई हो तो ये सुविधा भी साधारण तथा विशेष सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए कंप्यूटर्स एवं लैपटॉप की सुविधा यदि प्रदान की गई हो तो ये सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है। इसमें नेक्स्ट आता है विदेश में दी गई सुविधा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को विदेश में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनको पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है, बशर्ते कि ऐसी सुविधा उसको भारत में ड्यूटी का निर्वहन करने पर नहीं दी जाती और केवल विदेश में ही दी जाती है तो उस स्थिति में ही इसे पूर्णतया कर मुक्त माना जाएगा।
नेक्स्ट आता है इसमें नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुविधा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि नियोक्ता किसी शिक्षण संस्था का संचालन करता है और उसमें कर्मचारी के भाई बहन या बच्चे निःशुल्क अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के बच्चों के लिए ये सुविधा करमुक्त मानी जाएगी। बच्चों का मतलब उसके पुत्र पुत्री, और वो भी तब करमुक्त मानी जाती है जबकि चिकित्सा व्ययों की राशि 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं हो तो इसे करमुक्त माना जाता है, और 1,000 से अधिक हो तो उसको करमुक्त नहीं माना जाएगा। लेकिन भाई बहन के लिए 1,000 से कम हो या अधिक हो, दोनों स्थितियों में इसको पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी नियोक्ता द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को बिना ब्याज या रियायती ब्याज की दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो मुफ्त ब्याज हो, ब्याज मुक्त ऋण हो या रियायती दर के ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गई हो, तो इसको भी निम्न 2 परिस्थितियों में करमुक्त माना जाता है। नंबर 1 है, यदि ऋण या ऋणों की कुल राशि मूल ऋणों की कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ऋण का ब्याज पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। तो नंबर 2 आता है इसमें कि कर्मचारी के चिकित्सा से संबंधित यानी आयकर नियमों के नियम 3A के अंतर्गत जिन बीमारियों का उल्लेख किया गया है, उन बीमारियों के इलाज के लिए यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को बिना ब्याज ये रियायती दर ब्याज ये ऋण की सुविधा प्रदान की गई हो, तो ऐसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा को भी करमुक्त माना जाता है। परंतु इसका एक अपवाद दिया गया है कि यदि कर्मचारी को किसी योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम के रूप में कुछ क्लेम की राशि प्राप्त हो जाती है, बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हो जाती है, तो जितनी क्लेम की राशि प्राप्त हुई है उस राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा को करमुक्त नहीं माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अगला आता है कि यदि 5,000 रुपये तक उपहार की सुविधा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वस्तु के रूप में उपहार दिया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रथम 5,000 रुपये तक उपहार की सुविधा करमुक्त मानी जाती है, और 5,000 से अधिक की राशि का जो उपहार है उसको कर योग्य माना जाता है। परंतु यदि नगद उपहार दिया गया हो तो इस पर ये 5,000 की करमुक्ति का लाभ कर्मचारी को नहीं दिया जाता है। यानी कैश जो गिफ्ट है वो पूर्णतया सभी कर्मचारियों में कर योग्य मानी जाती है। वो वस्तु के रूप में उपहार की सुविधा को ही 5,000 रुपये करमुक्त माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें नेक्स्ट आता है रहने के मकान की सुविधा, हाउस फैसिलिटी। कुछ दशाओं में मकान की सुविधा करमुक्त मानी जाती है। इसका विस्तृत विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजेज के लिए मुफ्त आवास की सुविधा को पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें संसद के अधिकारियों की दशा में मुफ्त आवास की सुविधा को भी पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी को दूरस्थ स्थान पर मकान की सुविधा प्रदान की गई हो, दूरस्थ स्थान का मतलब होता है खान, समुद्र या अन्य तेल क्षेत्र जहाँ तेल की खोज या कार्य किया जाता है, तो उसको रिमोट एरिया माना जाता है, और वहाँ यदि मकान की सुविधा प्रदान की जाती है तो उसको भी पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाता है गत वर्ष में और नए तथा पुराने दोनों स्थानों पर मकान की सुविधा प्रदान की जाती है, तो स्थानांतरण की तिथि से प्रथम 90 दिन के लिए अधिक मूल्य वाले मकान की सुविधा को भी करमुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया है और किसी होटल में ठहरने की सुविधा प्रदान की गई हो और वो सुविधा 15 दिन से अधिक नहीं हो,
तो उस ऑटोनोम ट्रेनिंग सुविधा को भी कर मुक्त माना जाता है। 15 दिन से अधिक ऑटोनोम ट्रेनिंग सुविधा प्रदान की गई हो तो उस स्थिति में यह अनुलाभ कर योग्य माना जाएगा, परंतु 15 दिन से अधिक नहीं होने की दशा में ही ऑटोनोम ट्रेनिंग सुविधा को कर मुक्त माना जाता है। 15 दिन से अधिक सुविधा प्रदान की गई तो पूरी अवधि के लिए ही पूर्णतया कर योग्य माना जाएगा मूल्यांकित राशि को। और 15 दिन से अधिक सुविधा प्रदान नहीं की गई हो तो उस स्थिति में ऑटोनोम ट्रेनिंग सुविधा को भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर मुक्त माना जाता है। इस तरह से हमने अनुलाभों को 3 भागों में विभाजित किया था। साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ तथा साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ। इस प्रकार से अनुलाभ का जो टॉपिक है, जो बिंदु है, इसका विस्तृत विवेचन समाप्त होता है और जो शेष जो प्रोविजंस हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से संबंधित, उनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।